हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 14 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल के प्रतिष्ठित पुस्तक नया संसार किसके द्वारा लिखी गई है? डी हिटलसी द्वारा, ईसा बोमेन द्वारा, जॉन अलेक्जेंडर द्वारा या उलमैन द्वारा? तो देखिए, ये जो बुक है आपका ईसा बोमेन द्वारा 1921 में लिखी गई थी, जो एक राजनीतिक भूगोल से संबंधित थी। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पुरोगामी उपांत द प्राइनियर फ्रिंज की संकल्पना का प्रतिपादन किया है स्पेंसर एवं थॉमस ने, कार्ल सावर ने, ईसा बोमेन द्वारा या हंटिंगटन द्वारा? तो देखिए, ये भी जो संकल्पना है ईसा बोमेन द्वारा दी गई थी 1931 में। ये देखिए, संकल्पना जो है यूएसए में कृषि की वर्तमान सीमा क्षेत्रों के अध्ययन करते हुए ईसा बोमेन द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास लेखन भूगोल सापेक्ष होना चाहिए और साथ ही भौगोलिक अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। उपरोक्त कथन किसका है? हेरोडोटस का, होमर होयट का, एनेक्जिमेंडर का या हिकेटियस का? तो देखिए, ये जो सिद्धांत है आपका हेरोडोटस द्वारा जो दिया गया था, जो कि इतिहास लेखन के जन्मदाता भी हैं। तो आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है, प्लेटो की है, अगस्ट काम्टे की है, इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये पुस्तक आपका अगस्ट काम्टे द्वारा लिखा गया था, जो कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी हैं। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी संबंधित है किससे? नगरीय भूगोल से, भौगोलिक चिंतन से, राजनीतिक भूगोल से या जनसंख्या भूगोल से? तो देखिए, जो विल्बर जेलेंस्की थे, उन्होंने गतिशीलता संबंधी संक्रमण सिद्धांत दिया था। इसमें आपका प्रवास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि प्रवास जो है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है उसी प्रकार पृथ्वी की रचना मानव जाति के उपयोग के लिए हुई है। उपरोक्त कथन किसके हैं? अगस्ट काम्टे के, अरस्तु के, प्लेटो के या कार्ल सावर के? देखिए, इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। कार्ल रिटर द्वारा ये कथन दिए गए थे। ये एक ईश्वरवादी विचारक थे। ठीक है, तो ये जो भी शब्द यहाँ पे कहे गए हैं, ये आपका एक ईश्वरवादी विचारधारा से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1960 के दशक में समय क्षेत्र भूगोल टाइम स्पेस जियोग्राफी संबंधी संकल्पना का विकास किसके द्वारा किया गया? बर्टन के द्वारा, हार्वे के द्वारा, स्टीवर्ट के द्वारा या हैंगरस्टाइन के द्वारा? तो देखिए, ये जो संकल्पना है समय क्षेत्र भूगोल, ये एक मात्रात्मक अध्ययन से संबंधित संकल्पना है, जो कि 1960 में हैंगरस्टाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये देखिए, आपका स्टेटमेंट दे रखा है। ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? हार्टसोन द्वारा। ठीक है, उपरोक्त कथन मानव भूगोल के किस उपागम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? पहला आपका स्टेटमेंट है भूदृश्य की संकल्पना, दूसरा भूगोल में द्वैतवाद, तीसरा क्षेत्रीय विभेदीकरण, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो ये संकल्पना दी गई थी आपका क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना है। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? बैरोज ने, डेविस ने, हेटनर ने या रेडजल ने? देखिए, ये संकल्पना जो है मानव पारिस्थितिकी की बैरोज द्वारा दिया गया था। आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जो है मानव और पर्यावरण के बीच के समायोजन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के किस शाखा को भूदृश्य की जीवनी कहा जाता है? अस्तित्ववाद को, व्यवहारिकतावाद को, आदर्शवाद को, अपवादवाद को? तो देखिए, आपका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा। ये अस्तित्ववाद के संदर्भ में ये कथन कहे गए हैं। भूदृश्य की जीवनी जो है अस्तित्ववाद में आती है।
लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब ये है कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र का जो स्वरूप है वहाँ के निवासियों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा जो है देश काल के अनुसार मतलब बीते हुए समय में वहाँ के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं उसके स्थानीय क्षेत्रीय आशय द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे वहाँ के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा जो है प्राकृतिक रूप से जो है उतना उर्वर नहीं है जितना कि गंगा का मैदान, लेकिन फिर भी कुछ निर्णय लिए गए थे जैसे कि नहर निर्माण की प्रक्रिया की गई थी वहाँ से, जिससे वहाँ पे पानी उपलब्ध हुआ और वहाँ के लोगों के द्वारा गेहूँ और चावल का जो है खेती किया जा रहा है, जो कि आज भी आप देखेंगे एमएसपी के संदर्भ में किसान कानूनों का जो विरोध हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये सारे निर्णय कहीं ना कहीं पिछले संदर्भों में लिए गए थे और आज भी उसके परिणाम आज अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, नगरीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों का उनके द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में सही मिलान नहीं है, पूछा गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, त्रिज्य खंड सिद्धांत जो है होमर होयट द्वारा दिया गया था। तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही है, होमर होयट द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया था। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन द्वारा दिया गया था, ये भी ऑप्शन आपका सही है। कोटि आकार नियम जिब द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है आपका फोर्थ गलत हो गया। प्रधान नगर का नियम जो है मर्फी द्वारा नहीं दिया गया था, ये आपका मार्क जेफरसन द्वारा दिया गया था 1939 में। इस प्रधान नगर का नियम क्या है? इसमें देखिए बोला जाता है कि मतलब किसी देश में जब कोई नगर एक बार अन्य नगरों से बृहत्तम रूप में बन जाए या बहुत बड़ा आकार का बन जाएगा तो उसका विकास जो है तीव्र गति से होता है और ये जो है भविष्य में भी जो है उतना ही प्रमुख रहता है, उतना ही मायने रखता है। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी हो गई भारत में, मुंबई और दिल्ली शहर हो गए, तो ऐसे नगरों के लिए ये प्रधान नगर का नियम दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका, निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा नियतिवादी नहीं है? जैविक राज्य सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण चयन का नियम, समर्थित का अस्तित्व, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चौथा अभिभोग अनुक्रम की संकल्पना। तो देखिए पहले तीन जो है आपके ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड नियतिवादी विचारधारा है, लेकिन आपका चौथा जो है अभिभोग अनुक्रम जो है ये आपका नियतिवादी नहीं है। ये अभिभोग अनुक्रम क्या है? तो देखिए इसमें कहा गया था कि किसी क्षेत्र का अध्ययन जो है मानव बसाव के अनुक्रम के अनुसार ही किया जाना चाहिए, और ये जो सिद्धांत है आपका हिटलसी द्वारा 1929 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सांस्कृतिक उद्गम स्थल का प्रयोग कार्ल सावल द्वारा किसके लिए किया गया था? तो आपका पहला स्टेटमेंट दिया है समतल मैदानी भू आकृतियों के लिए, दूसरा प्राचीन व्यापारिक क्षेत्रों के लिए, तीसरा मानव बस्तियों के उद्गम स्थल के रूप में, या चौथा कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के रूप में। तो देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के रूप में किया गया था ये सांस्कृतिक उद्गम स्थल, जिसको इंग्लिश में कल्चरल हर्थ भी बोला जाता है। देखिए क्या है, देखिए प्राचीन काल में जो भूतल थे, जो भाग थे, जो विशिष्ट मानव संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया हुआ, नील नदी घाटी है, तो यहाँ पे किस तरह ये डेवलप हुई थी? कृषि पद्धतियों के आधार पे ही जाने गए थे, किस तरह से फिर उसके आधार पे वहाँ के व्यापार भी बढ़े थे। तो मेन जो था आपका कृषि पैटर्न था, तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, नगरीय भूगोल के प्रसिद्ध पुस्तक विकासमान नगर सिटीज इन इवोल्यूशन के लेखक हैं फ्रीमैन, लेविस, मम्फोर्ड, पैट्रिक गेडिस या सीवी फास्फेट? तो देखिए ये आपका जो पुस्तक है 1915 में लंदन से प्रकाशित हुआ था, जो कि आपका पैट्रिक गेडिस द्वारा लिखा गया था, और इसमें उन्होंने सन्नगार संकल्पना, कोनर बेसन का जो विवरण है वो उसमें दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रकृति से अनुकूलन, मैन एडॉप्टेशन ऑफ नेचर नामक मानव भूगोल की पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? CD फोर्ड द्वारा, PW ब्रायन द्वारा, HJ फ्यूलर द्वारा या मैकेंडर द्वारा?
तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। P.W. ब्रायन द्वारा ये बुक लिखा गया था, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें जो है सांस्कृतिक भूदृश्य मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक पर्यावरण का ठोस अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय स्थल हार्टलैंड की संकल्पना संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रादेशिक भूगोल से, ऐतिहासिक भूगोल से, राजनीतिक भूगोल से, या इनमें से किसी से नहीं? तो देखिए आपका हार्टलैंड जो थ्योरी है आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, राजनीतिक भूगोल से संबंधित। देखिए आपका हार्टलैंड जो थ्योरी था ये मैकेंडर द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के बाद जो है जर्मनी और रूस के मध्य एक उभय राज्य बफर स्टेट का निर्माण हुआ था, जो स्लाविक राज्यों के गठन से संबंधित था। और जो ये आपका इस तरह जब ये विचारधारा आई थी उसके बाद जो है पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया जैसे देशों का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ था। तो आपको इस एक संकल्पना को एक बार रिकैप करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रादेशिक इकाई की परिभाषा का आधार क्या था? प्राकृतिक आधार, सांस्कृतिक तत्वों का आधार, विशिष्ट जीवन पद्धति, राजनीतिक सीमा का आधार। देखिए जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जो लोग भी थे, जैसे विडाल डी लाब्लास और उनके इंस्टीट्यूट जो थे, उनमें डी मार्टोन थे, गालो थे, ब्रून्स डिमांसी आदि थे। तो इन्होंने प्रादेशिक इकाई के ऊपर बहुत काम किया था। तो वो जब अपनी परिभाषा बनाते थे तो वो एक पैटर्न को ध्यान रखते थे। उसमें जो है आप किसी भी स्थान के विशिष्ट जीवन पद्धति, एक स्टेटमेंट है जेनरे दी वी, ये संकल्पना उन्होंने विडाल डी लाब्लास ने ही दी थी, तो उसको ध्यान में रखते थे। तो आपका राइट ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा, विशिष्ट जीवन पद्धति के आधार पर वो अपनी परिभाषा को देते थे।